Assalamualaikum, this is Dr. Farooq Baloch. I welcome you all in this crash course of Principles of Management. तो हम मेनली देख रहे हैं स्टीफन पी रॉबिन्स की बुक को। मेरी एक बुक है ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ एआई इन मैनेजमेंट, उसके भी हम कुछ लेसन्स पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि स्टीफन पी रॉबिन्स की बुक पुरानी है तो इसमें एआई से रिलेटेड कंपनीज की चीज़ें नहीं हैं, वो भी इंक्लूड कर रहे हैं। अगर आपका कहीं मैनेजमेंट में इंटरव्यू है लेक्चरशिप के लिए, अगर आपका कहीं कंपनी में इंटरव्यू है, अगर आपका मैनेजमेंट साइंसेज का प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का कहीं एग्जाम है, जनरली आप सीखना चाहते हैं, आप एक बिजनेस ओनर हैं, तो ये क्रैश कोर्स आपके लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। सो हम स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के बारे में कहा जाता है कि मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है उसकी कामयाबी का। जैसे जब भी एक फॉर एग्जांपल एक कंट्री है, उसकी भी एक मैनेजमेंट है। जब वो जिस दौर में कामयाब हो तो उसका क्रेडिट उस दौर का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट लेता है। अगर किसी कंपनी की तरक्की करती है तो उसका मालिक उसमें हिस्सा लेता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस का एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है, जिसका काम क्या है कि वो दूसरों को गाइड करे कि ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो कैसे अचीव हो। यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है बहुत ही सिंपल है कि मैनेजमेंट इज अ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस, सर्विंग एज गाइडिंग फोर्स दैट इंश्योर्स दैट टास्क्स आर अकम्प्लिश्ड एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। अच्छा, मैनेजमेंट में ना हम ये टर्म बहुत यूज करते हैं, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। एफिशिएंटली का मतलब ये होता है कि आप मिनिमम इनपुट देकर मैक्सिमम आउटपुट ले लें, मिनिमम किराया देकर मैक्सिमम सेल करें, प्रॉफिट ले लें, मिनिमम मैन्युफैक्चरिंग का जो आपका रॉ मटेरियल है वो लगा के एक हाई लेवल का आउटपुट बनाए, वो महंगा। तो ये इसको एफिशिएंटली बोलते हैं। इफेक्टिव का मतलब ये होता है इसको सही तरीके से किया जाए, लीगल तरीके से किया जाए, उसको एथिकल तरीके से किया जाए और उसको ऐसे तरीके से किया जाए ताकि वो मुसलसल अचीव हो, इसको इफेक्टिवली बोलते हैं। सो दिस इज मैनेजमेंट। अच्छा, मैनेजमेंट में ना पिछले जब से टेक्नोलॉजी आई है 2026-27 में, जब हम आज देखते हैं तो मैनेजमेंट आहिस्ता-आहिस्ता डिसेंट्रलाइज़ हो रही है। एक दौर होता था मैनेजमेंट बड़ी सेंट्रल होती थी और मैनेजमेंट का काम सिर्फ़ एम्प्लॉइज़ को गाइड करना होता था, डायरेक्शन देना होता था, एम्प्लॉइज़ की अपनी कोई से नहीं होती थी। आजकल के दौर में क्या है कि मैनेजर्स अपने एम्प्लॉइज़ को एम्पावर करते हैं, उनको डेलीगेट कर देते हैं अपने पावर्स को कि आप काम करें, और हर बंदा एक फंक्शन का रिस्पॉन्सिबल है और मैनेजमेंट सिर्फ़ उनको वो फैसिलिटीज़ देता है, वो एम्पावरमेंट देता है, अच्छा ऑफ़िस देता है ताकि वो काम कर सकें। तो यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ है, हिस्टोरिकली मैनेजमेंट वाज कैरेक्टराइज्ड बाय टॉप डाउन हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स वेयर मैनेजर्स हेल्ड अथॉरिटी ओवर द एम्प्लॉइज। पुराने दौर में था कि मैनेजर्स के पास अथॉरिटी होती थी और मैनेजर्स प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल होते थे डिसीजन मेकिंग के, और स्टाफ इंस्ट्रक्शन फॉलो करते थे। जबकि रिसेंट टाइम अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन मैनेजमेंट फिलॉसफी, कंटेम्पररी मैनेजमेंट एम्फसाइज अ कोलैबोरेटिव अप्रोच वेयर टॉप मैनेजर्स सपोर्ट एंड एम्पावर मैनेजर्स एंड एम्प्लॉइज। सो आजकल दौर कोलैबोरेशन का है। अगर कोई बॉस बन भी गया है तो उसको ये पता है कि मेरा रोल है सिर्फ अपनी टीम को सपोर्ट करने का, बाकी मेरी टीम भी बिल्कुल बाख्तियार है और वो जो फंक्शन कर रहे हैं, वो जो काम कर रहे हैं, और जो मेरा काम है उसमें कोई खुदा न खास्ता ऐसी बात नहीं है कि मैं कोई टॉप डिसीजन मेकर हूँ। अगर मैं डिसीजन लेता हूँ तो मेरा फर्ज है, मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं उनको ऑन बोर्ड करूँ। तो इसको ना एम्पावरमेंट बोलते हैं, एम्पावरमेंट ऑफ द इंडिविजुअल्स बोलते हैं। और जनरली जो जो टेक्नोलॉजी आती जाएगी काम आसान होता जा रहा है और लोग टेक्निकल से कम एम्पावर्ड जब ओनरशिप लेते हैं कंपनीज में तब वो आगे बढ़ती हैं। आप टेलीकॉम की मिसाल ले लें, आप एआई से रिलेटेड कंपनीज की मिसाल ले लें, आप ये देख लीजिएगा हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक सिंगल बंदे ने एक ऐप बनाया, उसको बोलते हैं व्हाट्सएप। वो व्हाट्सएप उसने अपने कमरे में बैठ के बनाया। दुनिया में इस वक्त जो टेलीकॉम कंपनियां होती हैं उनका बिलियन का रिसर्च का प्रोजेक्ट होता है, वो उसका मुकाबला नहीं कर सके व्हाट्सएप का। और कंपनीज को सालाना बिलियन डॉलर्स में नुकसान होता है व्हाट्सएप की वजह से, क्योंकि व्हाट्सएप की वजह से टेलीकॉम का जो कॉल का रेवेन्यू था, एसएमएस का रेवेन्यू चला गया। अब जैसे व्हाट्सएप जैसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं या जो गूगल जैसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो अपने एम्प्लॉइज को टाइम देती हैं, आप जो चाहें बनाएं, आप रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें, आप सोचें आने वाली दुनिया में क्या ज़रूरत है, क्या चीज़ ज़रूरत होगी। जैसे गूगल मैप्स है, आपका जीमेल है, ये गूगल के एम्प्लॉइज़ ने तब बनाए थे जब उनको एम्पावर किया गया था कि आपकी मर्ज़ी है, आप बनाएँ। तो उनको किसी ने गाइड नहीं किया कि आपने ये करना है। एम्पावरमेंट का ये फ़ायदा होता है कि जो क्रिएटिव बंदा होता है, टेक्निकल बंदा होता है, वो सेंस ऑफ ओनरशिप लेता है और वो अच्छी चीज़ें बनाता है जिससे अल्टीमेटली कंपनी कामयाब होगी। तो इस वजह से मैं इस चीज़ में आपको एडवोकेट करने की, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप किसी कंपनी के मालिक हैं तो आपने सख्त नहीं होना। हम आहिस्ता-आहिस्ता ये भी पढ़ेंगे कि कहीं न कहीं सख्त होना भी पड़ता है, डिपेंड करता है आपकी कंपनी कैसी है। अगर आपने किसी से ऊँटें ईंटें उठवानी है, उसमें कौन-सा वो दिमाग लड़ाएगा, तो आप उससे ईंटें उठवा लो।
अगर आपने किसी से जूते बनवाने हैं तो वहाँ हो सकता है आप पुराना मेथड अप्लाई करें। लेकिन अगर आप किसी को वीडियो एडिटिंग के काम पे लगाते हैं, अगर आप किसी को कंटेंट क्रिएशन पे लगाते हैं, तो वो क्योंकि क्रिएटिव काम है, इसलिए उस बंदे को आज़ादी होनी चाहिए, थोड़ा बहुत उसको इख्तियार दें, थोड़ा बहुत उसको सोचने का मौका मिले, वो चीज़ों को ओन करे। तो इस वजह से जो ट्रेडिशनल और हमारा जो कंटेम्प्रेरी मैनेजमेंट का पर्सपेक्टिव क्यों है, क्या हुआ है, इसमें तब्दीली क्या आई है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। सो आगे मूव करते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ द मैनेजमेंट। अच्छा, मैनेजमेंट जो है ना, किसी भी काम का उसमें कोर रोल प्ले करता है। जो आपके जो एडमिनिस्ट्रेशन के काम हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, 4 काम बेसिकली होते हैं। एक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है? प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग इन्वॉल्व सेटिंग गोल्स एंड डिवाइजिंग द स्ट्रेटजीज। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? इंश्योरिंग रिसोर्सेज आर एलोकेटेड एफिशिएंटली। लीडिंग फोकसेस ऑन मोटिवेटिंग एंड गाइडिंग एम्प्लॉइज। कंट्रोलिंग मॉनिटर्स प्रोग्रेस एंड मेक्स नेसेसरी एडजस्टमेंट्स। सो मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बैकबोन है और इंतहाई क्रूशियल है कि चेंजिंग डायनामिक्स में, मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड में, कि मैनेजमेंट आपकी इफेक्टिव हो, अच्छे से काम करती हो। यही रीजंस है कंपनीज इधर से उधर बिक जाती हैं, सेल हो जाती हैं। जब आप कंट्रीज की डील कर रहे होते हैं, डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट कंट्रीज में जाके डील कर रही होती हैं। चाइना मोबाइल पाकिस्तान में आया, टेलनर पाकिस्तान में आया, विम्पल काम रशिया से जो है ना टर्की में, इस तरह की कंट्रीज में जा रहा है, या ऑरेंज टेलीकॉम ग्रो कर रहा है। तो बेसिकली मैनेजमेंट ही के का इंपॉर्टेंस है, मैनेजमेंट ही की सिग्निफिकेंस है, जो बड़ी बाउंड्रीज अपनी कंपनी के लिए खोलती है। जो एम्प्लॉइज हैं वो शायद अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपने डिपार्टमेंट में काम करते हैं, लेकिन मैनेजमेंट का काम होता है कि वो उस फील्ड में नई चीजें, नए इस्लाहात और नए ब्रॉडर रिलेशंस को इंट्रोड्यूस करें। इस वजह से मैनेजमेंट इंतहाई इंपॉर्टेंट है, और आपके लिए ये कोर्स इंतहाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप इसको पढ़ रहे होंगे तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आप एक मैनेजर बन के सोच रहे हैं, आप पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट है। आपने अब, जब आप स्टूडेंट हैं तब भी इस कोर्स को सीखना है, जब आप मैनेजर होंगे तब भी सीखना है। तो क्योंकि अब आप इसलिए सीखें कि आपने मैनेजमेंट की सोच के मुताबिक खुद को ढालना है, ताकि आप कल मैनेजर बन सकें। जब आप मैनेजर बन सकें तो फिर आप फ्यूचर विजन को करें और अपनी कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए सक्सेसफुल बना दें। सो मैनेजमेंट में एक चीज बहुत जरूरी होती है, वो होती है थ्योरीज। थ्योरी क्या होता है? थ्योरी बेसिकली एक पैटर्न होता है एक्सेप्टेड, जो बड़े अरसे से रिजल्ट देता आ रहा है। जैसे कि एक थ्योरी है मिसाल के तौर पर कि एम्प्लॉइज को अगर इज्जत से पेश आओगे, अगर उनको ज्यादा तनख्वाह दोगे तो वो अच्छा काम करेंगे। अब बरसों से लोगों ने क्या किया, लोगों ने इसको टेस्ट किया और उन्होंने देखा वाकई ये काम करता है। तो इस वजह से ये हर एचआर में, हर ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंटेबल है। अब हम इस तरफ आते हैं, जब हमने थ्योरी समझ ली, व्हाई स्टडी मैनेजमेंट थ्योरीज? दे एक्सप्लेन हाउ मैनेजमेंट इवॉल्व्ड। साइंटिफिक थ्योरीज ये बताती हैं, या डिफरेंट थ्योरीज हमें ये बताती हैं कि मैनेजमेंट इवॉल्व कैसे हुई है। दूसरा, हेल्प मैनेजर्स अंडरस्टैंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। अब दुनिया में जो भी मसाइल होते हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स के हवाले से आए, चाहे वो कैपिटल के हवाले से आए, कंपनी के ऑपरेशंस के हवाले से आए, सप्लाई चेन के हवाले से आए, वो सिर्फ हमारे लिए नहीं होते, वो दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज की कंपनीज उस टाइम पे फेस कर रहे होते हैं। अगर किसी बंदे ने कोई सोल्यूशन निकाल लिया है, तो वो बेस्ट प्रैक्टिसेस को लिखता है। इस वजह से एमबीए होता है, इस वजह से बीबीए होता है, ताकि अगली कंपनी में जब वो मसला आए तो वो मैनेजर उसको अंडरस्टैंड करे और उसको हेल्प करे। और जो मैनेजमेंट थ्योरीज हैं वो हमें गाइड करती हैं डिफरेंट डिसीजन मेकिंग्स के लिए। सो इस वजह से मैनेजमेंट थ्योरीज का पढ़ना जरूरी है। तो मैनेजमेंट थ्योरीज जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरीज आती हैं। क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरीज का मकसद क्या है? एफिशिएंसी है। जो मैंने आपको कहा ना, कोर गोल है किसी बिजनेस का, कि मिनिमम इनपुट के साथ मैक्सिमम आउटपुट लेना है, स्ट्रक्चर को देखना है, प्रोडक्टिविटी को देखना है। इमरजेंस इन अर्ली 20th सेंचुरी में ये क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरीज बनी है, और फाउंडेशंस ऑफ द मैनेजमेंट में क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरीज का रोल है। इसमें सबसे अहम है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, जो कि फ्रेडरिक टेलर ने दिया था। क्या करती है वो? एम्फसाइज ऑन द साइंटिफिक मेथड। वो कहता है ऐसा नहीं है रूल ऑफ थंब आप करो, आप एक साइंटिफिक प्रोसेस अप्लाई करो, सिस्टमैटिक काम करो, स्टेप बाय स्टेप चीजों को डिवाइस करो अपनी कंपनी में। दूसरा, टाइम एंड मोशन स्टडीज उसने इंट्रोड्यूस की हैं, कि भाई एक बंदे की मूवमेंट से डिवीजन ऑफ वर्क होता है, एक बंदे की मूवमेंट से जो है ना वक्त ज्यादा लगता है, तो उसको आपने कंट्रोल करना है। फिर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द वर्क है। जैसे कि आप देख लीजिएगा, ये आजकल की दुनिया में जो मोबाइल्स बनते हैं, इस जितने भी फोन बने हैं वो एक स्टैंडर्ड लेवल पे बने हैं। ग्लासेस स्टैंडर्ड लेवल पे बने हैं, लैपटॉप स्टैंडर्ड लेवल पे बने हैं। ये जो स्लाइड्स में आपको बता रहा हूँ, इनका एक स्टैंडर्डाइजेशन है। इससे क्या होता है? काम में एफिशिएंसी आती है, इंप्रूवमेंट आती है। और आखिरी काम ये है कि साइंटिफिक जो मैनेजमेंट था उसमें
फ्रेडरिक टेलर ने कहा कि प्रोडक्टिविटी इसमें इंप्रूव हो जाती है। अच्छा, ये क्योंकि क्रैश कोर्स है इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, अदरवाइज़ साइंटिफिक मैनेजमेंट में बहुत से लोगों ने काम किया है, ये वक़्त के साथ-साथ इवॉल्व हुई है, तो हम इंशाअल्लाह ताला एक डिटेल्ड मैं कोर्स लॉन्च करूँगा जो 45 लेक्चर्स का होगा, जिसमें हम ये सारी जो मैनेजमेंट की थ्योरीज़ हैं उनको डिटेल में समझेंगे। ऐसा बंदा जो पीएचडी इन मैनेजमेंट कर रहा है, एमएस इन मैनेजमेंट कर रहा है, बीबीए ऑनर्स कर रहा है, तो वो यूनिवर्सिटी जाए बिना भी सीख सकता है, और साथ-साथ में जो लोग नहीं पढ़ सके लेकिन कंपनियाँ चला रहे हैं, वो भी इन चीज़ों से फ़ायदा इंशाअल्लाह ताला उठा सकेंगे। तो दूसरी जो थ्योरी है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी हेनरी फोयल की। उसमें 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट उसने दिए हैं, और फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट दिए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, और ये ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस करते हैं। अच्छा, जो दुनिया में वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ चीज़ें तब्दील होती गई, नए नए थ्योरीज आते गए, लेकिन एक चीज़ सारे लोग मानते हैं कि मैनेजमेंट के 4 फंक्शन हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, जिसको कभी-कभी हम लीडिंग वाले पार्ट को कमांडिंग एंड कोऑर्डिनेशन भी के तौर पर 5 बना देते हैं, लीडिंग को 2 में तकसीम करके। अच्छा, एक और चीज़ है मैनेजमेंट की थ्योरीज में, वो है ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट, जो कि मैक्स वेबर ने दी थी। वो कहता है कि फॉर्मल रूल्स बना लो, कोड ऑफ कंडक्ट बना लो, क्लियर हायरार्की बना लो, मेरिट बेस्ड प्रमोशंस करो, और इम्पर्सनल रिलेशनशिप्स करो रखो। दिस इज कॉल्ड ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट, मैक्स वेबर ने दी है। फिर डिफरेंट थ्योरीज की ऑब्वियसली एक कुछ जो है ना लिमिटेशंस हैं, कुछ मिसाइल थे, जैसे कि क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी ज़्यादातर साइंस पे और वर्क डिवीजन पे काम करती है, तो इग्नोर करती है ह्यूमन और सोशल फैक्टर्स को, रिजिड स्ट्रक्चर बनाती है, लो एम्प्लॉय मोटिवेशन का वजह बनी है। इस वजह से क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी पे इतराज़ात होते हैं, तो नई एक थ्योरी जन्म दी जिसका नाम था ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट। उसने कहा फोकस ऑन पीपल मोटिवेशन, हाथों स्टडीज हुई हैं, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन इंप्रूव, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव जब आप उनको इनकरेज करते हैं, जब आप उनको अच्छा एनवायरनमेंट देते हैं। तो एक और थ्योरी है बिहेवियरल मैनेजमेंट थ्योरीज। वो कहता है कि जो इंडिविजुअल और ग्रुप बिहेवियर जो है ना, उसको ये स्टडी करती है, और इसके मुताबिक एम्प्लॉयज को मोटिवेशन चाहिए होती है, लीडरशिप कम्युनिकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, इसमें मैस्लो की हायरार्की थ्योरी आ जाती है कि हर इंडिविजुअल की अपनी नीड होती है, उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, फिर उसकी सोशल बीइंग की नीड है, फिर इसकी जो है ना क्या बोलते हैं, सेल्फ एस्टीम की नीड्स हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड्स हैं, हर बंदे की नीड के हिसाब से उसका ख्याल किया जाए। तो ये बिहेवियरल मैनेजमेंट थ्योरीज कुछ इंट्रोड्यूस हुई है। मस्लोज़ हायरार्की थ्योरी में 5 स्टेजेस होते हैं। पहले बंदे को फिजियोलॉजिकल नीड्स चाहिए, जिसमें उसकी जो है ना फूड, शेल्टर और बेसिक जो नीड्स हैं वो उसको चाहिए होते हैं। फिर उसके बाद उसकी सेफ्टी की नीड्स आ जाती हैं। ही वांट्स सिक्योरिटी वंस ही हिज फिजियोलॉजिकल नीड्स आर फिल्ड। फिर उसके बाद वो चाहता है कि मेरे कनेक्शंस हो जाएँ, मेरे बच्चे हो जाएँ, वो सोशल होना चाहता है। जब उसकी पहली 2 मीट हो जाएँ, जब तीनों मीट हो जाएँ, तो फिर वो एस्टीम की बात करता है, ईगो की बात करता है कि मेरे पास सबसे अच्छा मोबाइल, मेरे पास सबसे अच्छा लैपटॉप, मेरे पास सबसे अच्छी गाड़ी। और आखिरी स्टेज होती है इंसान की जो वो होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जहाँ पे इंसान चाहता है कि दूसरे भी उस जैसा बने, सोसाइटी को वो चेंज करना चाहे, वो अपने जो उसका जो खुद की जो ग्रोथ है, मोटिवेशन है, वो उस लेवल पे बढ़ जाती है। जैसे कि क़ायद-ए-आज़म का बहुत बढ़ गया था, जैसा कि गांधी, वर्ल्ड लीडर्स, वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के स्टेज पे पहुँच गए थे। एक और थ्योरी है हर्ज़बर्ग टू फैक्टर थ्योरी। इसमें एक हाइजीन फैक्टर होता है जो एम्प्लॉइज की जो है ना फैक्टर्स प्रिवेंट डिससैटिस्फैक्शन, दूसरा मोटिवेटर्स होते हैं जो सेटिस्फैक्शन को बढ़ाते हैं। एक और थ्योरी है थ्योरी एक्स एंड वाई। वो ये कहती है, थ्योरी एक्स कहती है एम्प्लॉय डिसलाइक द वर्क, और थ्योरी वाई कहती है कि एम्प्लॉइज आर सेल्फ मोटिवेटेड। जो जो कहें कि एम्प्लॉइज डिसलाइक करते हैं काम को, तो ऑब्वियसली वो फिर ये भी करते हैं कि सख्त स्टैंडर्ड्स रखो ताकि वो अपने टारगेट्स अचीव किए जाए। जो कहते हैं एम्प्लॉइज को वर्क अच्छा लगता है, वो फिर कंपनसेशन, कल्चर को बेहतर करने में और उनको रिस्पेक्ट देने पे बिलीव करते हैं। फिर एक और थ्योरी है सिस्टम थ्योरी। सिस्टम थ्योरी कहती है ऑर्गेनाइजेशंस आर ओपन सिस्टम, इंटर रिलेटेड पार्ट्स हैं, और इंटरेक्शन विद इनका एनवायरनमेंट का होता है, तो ऑर्गेनाइजेशंस आर इंटर रिलेटेड, जिसमें जिसके बाद सिस्टम थ्योरी में इंटरप्राइज सिस्टम्स आ गए हैं। वो इस तरह के सिस्टम जो है ना ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा इफेक्टिव और यूजफुल बना देती हैं। तो एक और थ्योरी आई कंटीजेंसी थ्योरी। वो कहती है कि नो वन बेस्ट वे टू मैनेज। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी बेस्ट तरीका नहीं होता, सिचुएशन के हिसाब से मैनेजमेंट को चीज़ें हैंडल करनी पड़ती हैं। मैनेजमेंट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, एंड फ्लेक्सिबिलिटी इज इंपॉर्टेंट इन द कंटीजेंसी थ्योरी। मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी थ्योरीज में लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं। ऑर्गेनाइजेशन वक्त के साथ साथ सीख रही हैं। एजाइल ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, एज अ वन यूनिट ऑपरेट करती हैं, एवरीबॉडी हैज अ सेम गोल। और नॉलेज मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं, जहां नॉलेज शेयर होता है और कंपनीज में एक कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट और लर्निंग होता है। मैनेजमेंट डिजिटल एरा में क्या हो रहा है, हम ये देखते हैं कि डेटा ड्रिवन डिसीजन हो रहे हैं, एआई सपोर्टेड प्लानिंग हो रही है, ऑटोमेशन हो रही है। अच्छा, एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थ्योरीज, ये मैंने थोड़ी समराइज की है। जो टॉप हमारे पास थ्योरीज हैं, जैसे क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी है, 20th सेंचुरी ने विटनेस ये किया है कि क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी बनी है।
फ्रेडरिक टेलर ने इस पे काम किया, जैसे मैंने पहले कहा, प्रिंसिपल्स, एफिशिएंसी, स्टैंडर्डाइजेशन पे फोकस किया। फिर हेनरी फ्योल ने एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स किए। उसके बाद ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट आया, जिसमें अल्टन मायो का काम था। उसने कहा साइकोलॉजिकल फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और एम्फेसाइज किया एम्प्लॉय वेलबींग और मोटिवेशन पे। फिर सिस्टम अप्रोच और कॉन्टीजेंसी थ्योरी आया, जैसे ठीक है ना, लेट 20th सेंचुरी में, जहाँ पे कहा गया कि ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टम्स हैं, तो एनवायरनमेंट जो है ना और कंटेक्स्ट के डिपेंडेंट होती हैं, तो एक सिचुएशन के मुताबिक मैनेजमेंट को अपना काम करना चाहिए। तो कोई थ्योरी बेस्ट नहीं होती, सारे थ्योरीज जो है ना वो यूज हो सकते हैं, डिपेंड करता है मैनेजर्स उनको कैसे यूज करते हैं। फिर हेनरी मेंसबर्ग की मैनेजरियल रोल्स की थ्योरी आ गई। लेकिन एक चीज इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि जब से ये मैनेजमेंट की थ्योरीज आई हैं, सब एक ही बात करते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग इज दी कोर फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट। यही मैनेजमेंट है। सो हमने जो सीखा है वो ये है कि मैनेजमेंट थ्योरीज वक्त के साथ इवॉल्व हुई हैं, और हर थ्योरी कंट्रीब्यूट करती है एक साइड से, और मॉडर्न मैनेजमेंट क्या करती है, वो मल्टीपल थ्योरीज को सपोर्ट करती है। सो क्योंकि हम एक ऑब्वियसली जिस सोसाइटी में ऑपरेट करते हैं, तो हमें देखना पड़ता है कि हमारा इस्लामिक पर्सपेक्टिव क्या करता है मैनेजर रूल को लिए। तो तीन चीजें हम ये कह सकते हैं इस्लामिक मैनेजमेंट का पर्सपेक्टिव है कि एथिकल लीडरशिप होनी चाहिए, और जस्टिस इन इस्लामिक मैनेजमेंट होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी इन इस्लामिक मैनेजमेंट होनी चाहिए। एथिकल लीडरशिप का मतलब ये होता है कि इस्लाम एथिक्स को प्रमोट करता है। सो यू हैव टू बी फेयर, यू हैव टू बी लॉयल विद योर ऑर्गेनाइजेशन, यू हैव टू टेक एवरी मूवमेंट एज एन ऑनेस्ट पर्सन। और इस्लामिक जस्टिस ये होता है कि आपने एम्प्लॉइज के बीच में हमेशा इक्वली अपॉर्चुनिटीज देनी है, उनको इक्वली ट्रीट करना है। और अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि मैनेजर हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल अलोंग विद द टीम फॉर द रिजल्ट्स। तो अप्लाइंग दीज लेसन्स, अगर आप क्लास पढ़ रहे हो तो ये आप अपना असाइनमेंट कर लें, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें अगर आपने सीखा है कि एवोल्यूशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या हुआ है, मैनेजमेंट थ्योरीज क्या है, इस्लामिक पर्सपेक्टिव ऑन मैनेजमेंट क्या है। ठीक है। अच्छा, जब हमने थोड़ा बहुत मैनेजमेंट को समझा है, अब हम एक और कंसेप्ट है जो मैनेजमेंट में इंतहाई इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। Organizational culture refers to the shared values, benefits, norms, and practices that shape the identity and characteristics of an organization. It defines how things are done around here and influences employees' behavior and interactions. Organizations में आप जब नई organization में जाते हैं, तो आप कहते हैं कि यहाँ काम कैसे होता है, खाना के लिए क्या करते हैं आप लोग। जब भी किसी नई organization में आपकी जॉब होती है, जब नई यूनिवर्सिटी में आप जाते हैं, तो आप पूछते हैं यूनिफॉर्म कैसा है, एचओडी से कैसे मिलना है, सुपरवाइजर से कैसे मिलना है। ये वो कल्चर होता है जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग जनरेट करते हैं, जो काम कैसे होते हैं वो उसका कल्चर होता है। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर टेल्स द आइडेंटिटी एंड कैरेक्टर ऑफ अ कंपनी। Strong and positive cultures foster a sense of belonging and purpose among employees, resulting into better decisions and employee productivity. अच्छा कल्चर होगा, obviously employees grow करेंगे और अच्छे रिजल्ट्स देंगे। A healthy culture promotes a positive workforce environment, leading to increased job respect. ठीक है, अगर कल्चर अच्छा है ऑर्गेनाइजेशन का, एम्प्लॉयज ज्यादा देर तक स्टे करते हैं। आप एक चीज देख लीजिएगा कि जो बेस्ट एम्प्लॉयज की रैंकिंग आती है, ज्यादातर वो लोग स्टे करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में जिन ऑर्गेनाइजेशंस की रैंकिंग अच्छी होती है, वहाँ कंपनसेशन अच्छा, वहाँ रिस्पेक्ट अच्छा होता है। गूगल को लोग नहीं छोड़ते, अमेजोन को लोग नहीं छोड़ते, पाकिस्तान में लोग टेलीनार को नहीं छोड़ते। यही वजह है कि टेलीनार को बेस्ट एम्प्लॉयर का अवार्ड 5 साल में मिला है। तो इट इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग अ कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट, केयर एंड शेयरिंग ऑफ द नॉलेज। अच्छा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब हम देखते हैं उसमें मुख्तलिफ किस्म के फैक्टर्स होते हैं जो उस मैनेजमेंट को हेल्प करते हैं अच्छे डिसीजंस बनाने में। सो हम कह सकते हैं कि जनरल, रिमोट और एक्सटर्नल मैक्रो फैक्टर्स भी होते हैं। इनको हम जो है ना वो पेस्टल एनालिसिस भी एक जनरली हम रिकमेंड करते हैं। लेकिन हमने समझना ये है कि मैं नॉर्मली अपने स्टूडेंट से एक बात पूछता हूँ कि कंपनी का जो सीईओ है उसको 1.5 करोड़ रुपए क्यों पे किए जाते हैं। तो वो कहते हैं सर, हालाँकि सीईओ का इतना काम नहीं है, उसका बेसिकल जो काम है वो माइंड का है, वो ताल्लुकात बनाने का है, वो कंपनीज़ को स्टैंड पे रखने का होता है। बहुत से लोग हुकूमतों को अच्छे से हैंडल करते हैं। तो एक कंपनी ऑब्वियसली एक स्टैंड अलोन एब्सोल्यूट किसी कमरे में तो नहीं चलती, पूरे मुल्क से उसका वास्ता पड़ता है। उसका वास्ता पॉलिटिकल और गवर्नमेंट एनवायरनमेंट से पड़ता है, उसका वास्ता डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट से पड़ता है, उसका सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट से पड़ता है, लीगल एनवायरनमेंट से पड़ता है। ठीक है। तो 4 से 5 इस तरह के एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कंपनी पे मुतासिर हो रही होती हैं, कंपनी जिनमें ऑपरेट कर रहा होता है। अच्छा जो मैनेजर होता है वो गवर्नमेंट के साथ अच्छे रिलेशन रखता है, डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट को समझता है, उसके बेस पे डिसीजन लेता है, सोशल कल्चर को समझता है, लीगल एनवायरनमेंट को समझता है। अच्छा, जो उससे जो सब एनवायरनमेंट है वो हमारा उन लोगों का है जो हमारे माइक्रो एनवायरनमेंट में होते हैं, टास्क और ऑपरेशंस देते हैं, जैसे हमारे सप्लायर्स, हमारे पब्लिक, हमारे मार्केटिंग इंटरन फंड।
हमारे जो फ्रेंचाइज फाइनेंसर्स होते हैं किसी भी कंपनी के। और आखिरी जो लेवल होता है वो इंटरनल एम्प्लॉयज को होता है, जहाँ शेयर होल्डर वैल्यू होता है, मिशन ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, इंटरनल पावर, फिजिकल एसेट्स, कंपनी ब्रांड इक्विटी, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंशियल कैपेबिलिटी और मार्केटिंग कैपेबिलिटीज, और आखिर में एक बंदा बिजनेस डिसीजन लेता है। सो जब एक मैनेजर डिसीजन लेता है तो ये सारी चीज़ों को, जब एक बड़ा मैनेजर टॉप मैनेजमेंट का डिसीजन होता है तो सारी चीज़ों को पर्सपेक्टिव में लिया जाता है। तो इस वजह से मेच्योर बंदा होना चाहिए जो इन सारे पर्सपेक्टिव्स को जानता हो, जिसको वेंडर जानते हो, जिस पे लोग जानते हो कि उसने डिसीजन लिया है तो ये स्टैंड करेगा। अच्छा, जो मिडिल मैनेजर होता है वो नॉर्मली क्या करता है, वो माइक्रो ऑपरेशंस लेवल पे डिसीजंस ले रहा होता है, और जो स्टाफ होता है, फंक्शनल मैनेजर होते हैं, वो यहाँ के डिसीजंस ले रहे होते हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ चीज़ें कंट्रोल में होती हैं, यहाँ पे कम कंट्रोल होता है, बाहर वाली तो बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं होती। अलबत्ता कुछ जैसे बिजनेसमैन होते हैं, उनका पॉलिटिक्स पे भी काफ़ी इम्पैक्ट होता है, कल्चर भी काफ़ी इम्पैक्ट होता है। हम देख सकते हैं इलॉन मस्क बड़ी तब्दीलियाँ लाने की कैपेसिटी में है। पाकिस्तान में भी बिजनेस कम्युनिटी में इस तरह के पावरफुल लोग हैं कि जो कि इम्पैक्ट करते हैं। तो इस वजह से दे आर पेड मोर। तो जब जब जो सप्लायर्स को हैंडल करता है उसको भी ज़्यादा पे किया जाता है, और इंटरनल डिसीजंस आपके लिए जाते हैं। अच्छा, कोई भी आप जब डिसीजन लें तो आपने इन सारे फैक्टर्स को करना है। तो इसको हम मुख्तलिफ एंगल से इस एनवायरनमेंट को समझ सकते हैं। हम अपनी जो भी अगली बातें करेंगे उसमें हमारा एनवायरनमेंट को समझना ज़रूरी है, क्योंकि बिजनेस इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द एनवायरनमेंट एंड मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, ऐसे डिसीजंस जिनमें हम हर एस्पेक्ट को सोचते हैं। सो क्योंकि हमने ये कहा है कि एनवायरनमेंट जो है ना हमारे लिए, हमने सिर्फ अपना, मैंने एक आपका वो बना दिया है, एक राय बना दी है कि आप कोई भी डिसीजन लेंगे आप इन सारे फैक्टर्स को देखेंगे। ठीक है, प्लानिंग एंड इट्स रोल। तो सबसे पहले हमारे यहाँ हम ये देखते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग है। तो प्लानिंग इसमें क्या होता है? प्लानिंग इन मैनेजमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेटिंग गोल्स। गोल सेट करने को कहते हैं, defining strategies and outlining the action necessary to achieve desired objectives. It is fundamental managerial function that guides decision making and resource allocation. Planning जो है ना मैनेजमेंट का एक गोल सेटिंग है, डिफाइनिंग स्ट्रेटजीज है, और आउटलाइनिंग द नेसेसरी एक्शन है। Planning helps the organization define their mission and vision, provide a clear sense of direction. प्लानिंग क्या करती है? इट इन्वॉल्व्स गोल सेटिंग वेयर स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड ऑब्जेक्टिव्स आर एस्टैब्लिश्ड। एक लफ्ज आप हमेशा मैनेजमेंट में लाजमी पढ़ेंगे, वो है स्मार्ट। स्मार्ट का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड। इस तरह के आपके जो है ना ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, इस तरह के आपके डिसीजंस होने चाहिए, इस तरह की आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो जो प्लानिंग है मैनेजमेंट में, वो हमें ये सारी चीजें अचीव करने में हेल्प करती है। Planning also includes the development of strategies to attain these objectives efficiently and effectively. Planning serves as a bridge between the organizational culture and external environment. हमने सबसे पहले एक्सटर्नल उसको ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को पढ़ा, फिर एनवायरनमेंट को पढ़ा। जो प्लानिंग है वो एज अ ब्रिज काम करता है बिटवीन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास, वो है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। क्योंकि अब हमें कल्चर का पता है, हमें सारे इन्वायरमेंट का पता है, हमें जो है ना मैनेजमेंट की थ्योरीज का पता है। अब हम थोड़ा सा एडवांस टॉपिक में जा रहे हैं, वो है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये बहुत ही मतलब मैनेजमेंट की दुनिया का ब्रॉडर कंसेप्ट आप कह सकते हैं कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है। वो होता क्या है? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज ब्रॉडेस्ट कंसेप्ट इन बिजनेस मैनेजमेंट साइंस। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इंक्लूड्स कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी एंड बिजनेस स्ट्रेटजी। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी क्या होता है? कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी ये होता है कि इसको हम पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी भी कहते हैं। व्हाट इज बिजनेस, हम किस बिजनेस में हैं, ये होता है किसी भी बिजनेस का कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। जैसे इलॉन मस्क कहता है कि मैंने एयरोस्पेस में जाना है, जेफ बेजोस कहता है कि मैंने ई कॉमर्स में जाना है, वॉरेन बफेट कहता है कि मैंने सॉफ्टवेयर में जाना है, मियां मनशा कहता है कि मैंने बैंक्स और निशात में जाना है, आरिफ हबीब कहता है कि मैंने बैंक्स और पीआईए में जाना है। तो ये हमारा कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी ये होता है कि हमने कौन सी स्ट्रेटजी, हमने किस बिजनेस में रहना है हमने। ठीक है, उसके बाद कि दूसरा क्या होता है? बिजनेस स्ट्रेटजी। बिजनेस ये होता है कि हम कैसे compete करेंगे, हमारी मार्केटिंग कैसे compete करेगी, फाइनेंस, एचआर कैसे compete करेगी, हाउ टू सक्सीड इन बिजनेस। और ये दोनों मिलके, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी और बिजनेस स्ट्रेटजी मिलके बनाते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये होता है 10 साल से ऑनवर्ड का काम, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन का विजन और मिशन आपस में तय होता है। अच्छा, ये जो स्लाइड मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये मैनेजमेंट की दुनिया की शायद सबसे बेहतरीन स्लाइड है, और इसको जो बंदा समझता है वो समझ लें, वो उसने एमबीए समझ ली। लेकिन इसका एक एक स्टेप जो है ना, उसके ऊपर लेक्चर्स बनते हैं, एक एक स्टेप के ऊपर घंटों घंटों की ट्रेनिंग हो सकती है।
तो हम इसका एक ओवरव्यू प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में सीखते हैं, ताकि हम जब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का क्रैश कोर्स कर रहे हो उसमें हम एक एक स्टेप को समझ लें। पहला काम जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस का है वो है स्ट्रेटजी फार्मूलेशन, दूसरा है स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन और वैल्यूएशन एंड कंट्रोल है। कोई भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस होगा उसमें टोटल 3 स्टेप्स हैं। फार्मूलेशन स्ट्रेटजी का फॉर्म करना, इंप्लीमेंट करना और कंट्रोल करना। आप एक कंट्री की स्ट्रेटजी बना रहे हैं, आप एक कंपनी की स्ट्रेटजी बना रहे हैं, आप अपनी जात की स्ट्रेटजी बना रहे हैं, तो ये तीनों स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सो सबसे पहले स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन में क्या करते हैं? डिटर्मिनेशन ऑफ विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज। भले आप कोई कारोबार शुरू कर रहे हैं, भले आप अपनी जात के बारे में सोच रहे हैं, भले आप कंट्री लेवल पे कुछ इनिशिएटिव ले रहे हैं, पहले आप विजन देखते हैं कि भाई जो काम मैं शुरू कर रहा हूँ उसको मैं कहाँ देखता हूँ आज से 10 साल बाद, उससे 20 साल बाद। और ऑब्वियसली कोई भी काम आप शुरू करने वाले, आप वाहिद बंदे तो नहीं होते उसको करने वाले, बाकी लोग भी होते हैं। तो आप ये भी देखते हैं कि उन लोगों में मैं कैसे स्टैंड करता हूँ। फिर दूसरा काम आप करते हैं मिशन। आप ये कहते हैं कि मुझे अगले 2 साल में क्या चाहिए। अब अपना स्पेसिफिक थोड़ा-सा क्लियर एक टारगेट रखते हैं, उसको आप मिशन बोलते हैं। फिर मिशन को थोड़ा-सा आप डिवाइड करते हैं ऑब्जेक्टिव्स के साथ। अच्छा मुझे ये भी अचीव करना है, ये भी अचीव करना है, ये भी अचीव करना है। और उसको करना कैसे है? कुछ वैल्यूज़ के थ्रू। मेरी वैल्यूज़ होंगे कि जी मैं रिस्पेक्ट दूँगा लोगों को, मैं अकाउंटेबिलिटी पे बिलीव करता हूँ, मैं ट्रांसपेरेंसी देता हूँ। ये आपकी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन की फाउंडेशन है। मोस्टली जो कंपनीज़ के फाउंडर्स होते हैं, टॉप लेवल के सीईओज़ होते हैं, ये उनका काम होता है। दूसरा स्टेप क्या होता है कि जब आपने अपना विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स वगैरह सेट कर लिए, अब आपने अपने स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्च्युनिटीज और थ्रेट्स देखनी है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स इन मैनेजमेंट साइंसेस, जिसमें हम स्ट्रेंथ और वीकनेसेस ये दोनों जो है ना हमारे इंटरनल होते हैं। किसी भी कंपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस इंटरनल चीज होती हैं, अपॉर्च्युनिटीज और थ्रेट्स एक्सटर्नल होते हैं। तो इनका वो एनालिसिस करना चाहिए। कंपनी वाले मैनेजमेंट के लोग आपस में मिल बैठे और देखें हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेसेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या, थ्रेट्स क्या है, फिर उनको आपस में कनेक्ट कर लें। ऐसे ही अपनी ज़ात में भी आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि अगर आप फ्यूचर में कुछ अचीव करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल एक बंदा पुलिस में जाना चाहता है और वो सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ लिखे कि मेरी जी लंबी हाइट है, मैं भाग सकता हूँ, ठीक है ना। पुलिस में जाना चाहता है, वो कहेगा जी मैं मेरी नज़र ठीक है, मुझे कोई फिजिकल मसले नहीं, ठीक है। वीकनेस उसकी क्या है? वीकनेस उसकी ये हो सकती है कि मे बी मुझे वायलेंस नहीं पसंद, मैं इमोशनली डिस्टर्ब्ड बंदा हूँ, ठीक है। अपॉर्चुनिटी उसके लिए है कि उसकी हाइट यूज हो सकती है, थ्रेट उसके लिए ये है कि उसका जो इमोशनल एस्पेक्ट है वो उसको खराब कर सकता है। तो ऐसे करके ना आगे हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा तीसरा स्टेप होता है वो होता है जनरेशन ऑफ अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी, कि मैं अपनी स्ट्रेंथ के बेस पे अपॉर्चुनिटी देखूं, लेकिन मैं अपनी वीकनेसेस के बेस पे थ्रेट्स को भी देखूं। तो इनका ना एक मैट्रिक्स बन जाता है कि स्ट्रेंथ बेस पे जो है ना कौन सी अपॉर्चुनिटी है, और वीकनेस बेस पे कौन सी अपॉर्चुनिटी है, और स्ट्रेंथ को कौन कौन सी थ्रेट्स हैं, और वीकनेसेस पे भी कौन कौन सी थ्रेट्स हैं। तो एक हम आगे इसको इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे, डिटेल्ड कोर्स जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का होगा उसमें ये डिस्कस होगा। तो हम डिफरेंट स्ट्रेटजीज बनाते हैं, यहाँ तक आपको ये बात समझनी चाहिए। और आखिर में क्या करेंगे, आप वैल्यूएशन एंड चॉइसेस ऑफ द स्ट्रेटजी आप चॉइसेस करेंगे। अब स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन को आप एक बहुत सिंपल तरीके से लें, जैसे आप किसी कंट्री में कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, पहले विजन, मिशन, जो वैल्यूज, फिर स्वॉट एनालिसिस, फिर अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी, फिर इवैल्यूएशन ऑफ द चॉइस एंड स्ट्रेटजी, और इसके मिलके हमारा जो है ना वो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन मुकम्मल हो जाता है। अच्छा ये हम बैक एंड फोर्थ जा सकते हैं, जैसे जब हम अपना स्वॉट एनालिसिस कर रहे हो तो विजन मिशन को दोबारा से देख सकते हैं, उनको तब्दील कर सकते हैं अपने स्वॉट के मुताबिक। लेकिन एक दफा हमने स्वॉट एनालिसिस कर लिया, फिर हम स्ट्रेटजी अपनी बनाएंगे और फिर इवैल्यूएशन एंड चॉइस करेंगे। जो सेकंड स्टेप है वो हमारा स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन का। अब हमने सब बना लिया, अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज बना लिए, चॉइस कर लिया, सबसे पहला हमने करना है फॉर्मुलेशन ऑफ एसबीयू कैटेगरी स्ट्रेटजी। एसबीयू होता है स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, कि वो मेरा जो यूनिट है वो लुक आफ्टर करेगा एक पूरे मिशन की एग्जीक्यूशन में, पूरे ऑब्जेक्टिव्स की एग्जीक्यूशन में, स्ट्रेटजी की एग्जीक्यूशन में। इसको कहते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ द एसबीयू स्ट्रेटजी। उसके बाद क्या है, लीडरशिप इंप्लीमेंटेशन। ऑब्वियसली अकेले आप नहीं कर सकते, आपने लीडरशिप इंप्लीमेंट करना है। और आगे क्या करना है आपने, कम्युनिकेशन ऑफ द स्ट्रेटजी, उनको अपना ये सारा जो आपने स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन की है वो बतानी है। और फिर क्या करना है, सेटिंग एनुअल ऑब्जेक्टिव्स, उनके साथ बैठ के आपने अपनी ये जो विजन मिशन बनाया था इसके हिसाब से एनुअल ऑब्जेक्टिव्स सेट करने हैं। अच्छा ये जब हो गए, सेट भी हो गए, कम्युनिकेशन भी हो गए, लीडरशिप भी हो गई, अब आपने उनको रिसोर्सेज एलोकेट करने हैं। मे बी आपकी लीडरशिप को मजीद ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, मे बी उनको फिजिकल रिसोर्स चाहिए, कुछ मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कुछ चाहिए, तो वो रिसोर्स एलोकेशन आपने करनी है। उससे अगला स्टेप आपका क्या है, फॉर्मुलेशन ऑफ द फंक्शनल स्ट्रेटजीज। वंस आपने रिसोर्सेज सेलेक्ट कर दिए, नीचे उन्हें टीम दें, वो फर्दर अपनी फंक्शंस बनाएं, और वो फंक्शन से आपका जो स्ट्रेटजी है वो एग्जीक्यूट हो। अब जब ये सब कुछ आप कर रहे होंगे,
तो आपको बार-बार पॉलिसीज़ की ज़रूरत पड़ेगी कि जी कैसे लोग हायर होंगे, कैसे लोग काम करेंगे, क्या उनके परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होंगे, उसके लिए आप पॉलिसीज़ बनाएँगे और फिर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर बनाएँगे। जब स्ट्रक्चर बनाएँगे, उसमें पॉलिसीज़ भी हैं, उसमें ह्यूमन रिसोर्स भी है, तो वो क्या होता है कि अपने आप में चलना शुरू हो जाता है। इसको हम इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं कि हमने पहले स्ट्रेटजिक यूनिट बनाया, लीडरशिप इंप्लीमेंट किया, कम्युनिकेशन ऑफ द स्ट्रेटजी की, फॉर्मुलेशन ऑफ फंक्शनल स्ट्रेटजी की, ह्यूमन रिसोर्स एलोकेट किया, पॉलिसियां बनाई और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया। इससे हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन का स्टेप है वो कंप्लीट हो गया। अच्छा, जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो हम एक केस स्टडी लेके चलेंगे किसी भी कंपनी का और एक एक एस्पेक्ट को हम फुलफिल करेंगे। मैंने आपको कहा कि ये जो स्लाइड है, इट्स नॉट जस्ट अ स्लाइड, ये कंप्लीट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस है जो कि कंपनीज करती हैं, जो कि बिजनेस ओनर्स और स्टार्टअप ओनर्स ने हर हाल में समझना है। अच्छा, वंस आपका स्ट्रक्चर हो गया, पॉलिसीज हो गई, अब आपने इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल करना है। क्या करते हैं आप? डिटर्मिनेशन ऑफ द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स करते हैं कि भाई स्टैंडर्ड्स क्या होने, केपीआईज क्या होने, डिटर्मिनेशन ऑफ इवैल्यूएशन क्राइटेरिया एंड मेथड्स कि उनकी इवैल्यूएशन क्राइटेरिया क्या होगा, मेथड क्या होगा। हो सकता है आप परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन की नई टीम बना लें, ऑडिट्स करें उन लोगों के। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस करते हैं और एनालाइज करते हैं अगर उनकी परफॉर्मेंस में जो आपने स्टैंडर्ड सेट किया था उसमें अगर कोई डेविएशन आ रहा हो। अगर इस तरह की चीजें आ रही हों तो आप क्या कर सकते हैं? फीडबैक लेकर उसमें डायग्नोस्टिक्स रन करेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो स्ट्रेटजी का जो लास्ट पार्ट है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस का, वो आपस में एग्जीक्यूट हो जाता है। तो इनका कनेक्शन आपस में फॉर्मुलेशन, इंप्लीमेंटेशन एंड स्ट्रेटजी। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशंस में ना एक चीज हमने डिस्कस की है कि विजन मिशन, वो तो खैर हमने डिस्कस किए हैं। एक चीज हमने इंप्लीमेंटेशन में की थी, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। वो नहीं है तो डेफिनेटली आप नहीं ऑपरेट कर सकते। तो इस वजह से ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रेफर्स टू द हायरार्की, रोल्स एंड रिलेशनशिप विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में आपने कैसे हायरार्की, रोल्स वगैरह डिफाइन करने हैं। इट इज इंपॉर्टेंट एज इट डिटरमाइंस हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स, कम्युनिकेट्स एंड मेक्स डिसीजंस। ये आपने देखना है कि लोग आपस में एक दूसरे के साथ बात कैसे करते हैं, कम्युनिकेट कैसे करते हैं, डिसीजन मेकिंग कैसे होती है। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, मैट्रिक्स होता है, नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, टीम बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले हम फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेस एम्प्लॉइज इनटू डिपार्टमेंट्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस एंड स्पेशलिटीज। फंक्शन और स्पेशलिटी की बेस पे हम डिपार्टमेंट्स के डिफरेंट कैटेगरी। की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फंक्शनल स्ट्रक्चर आर क्लियर लाइन ऑफ द अथॉरिटी विद इन ईच डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉइज विद इन सिमिलर स्किल्स एंड टास्क ग्रुप टुगेदर। प्रोज ऑब्वियसली इसके क्या होते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के कि एफिशिएंट यूज ऑफ एक्सपर्टीज एंड स्ट्रीमलाइंड कम्युनिकेशन विद इन डिपार्टमेंट होता है। कौन क्या होता है? लिमिटेड क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन हो जाती है। डिपार्टमेंट्स में कभी कभी साइलो शुरू हो जाते हैं कि एक डिपार्टमेंट सिर्फ अपना काम कर रहा है, हो सकता है एक ही काम दो डिपार्टमेंट में कर रहे हो। तो उसके लिए जो है ना, जब आप फंक्शनल यूनिट्स बनाते हैं, ये उसका एक कौन है। ठीक है। लेकिन आपको पता होता है कि कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है, क्लैरिटी बहुत ज्यादा हो जाती है फंक्शंस में, तो एफिशिएंसी आने के भी चांसेस होते हैं इसमें। ठीक है। जैसे क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी में हमने कहा कि जी साइंटिफिक प्रोसेस को अपनाना है, रूल ऑफ थंब को नहीं करना, स्टैंडर्डाइजेशन पे फोकस करना है, तो कहीं ना कहीं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्लासिकल मैनेजमेंट को अच्छे से यूज कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी को भी अच्छे से यूज कर सकते हैं। So divisional organization structure क्या होता है? Divisional organization structure organizes the company into divisions based on products, services and geographic regions. इसके की characteristics क्या होते हैं कि division, each a division function as a self contained entity. It provides greater autonomy and specialization within division. Pro क्या है? Suitable large organization with diverse product lines and global operation, localized decision making. जैसे टेलीनॉर 13 कंट्रीज में है, टेलीनॉर मलेशिया में भी है, पाकिस्तान में भी है, तो हर जगह के उन्होंने क्या किया हुआ? ज्योग्राफिक डिवाइड किया हुआ है। जैसे गूगल है, गूगल में मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे जीमेल है, गूगल मैप्स है, गूगल क्लाउड है, तो उन्होंने क्या किया हुआ? डिफरेंट डिविजन रखे हुए हैं, उससे मैनेज करना आसान होता है। अच्छा, इसमें कौन क्या है? डुप्लीकेशन होती है और कोऑर्डिनेशन के चैलेंजेस, क्योंकि कंपनी बहुत बड़ी है, डिफरेंट जो डिविजन्स हैं वो अलग से ऑपरेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन का इशू इसमें आ सकता है। तो हमारा तीसरा मेथड है वो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कंबाइंस एलिमेंट्स ऑफ बोथ फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स आर employee reports to multiple managers often from different departments and different टीम्स। जैसे आप देखो, आपने जो है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन है साउथ पाकिस्तान में, जैसे हम कह सकते हैं कि साउथ की, सेंट्रल की, हर जगह की टीम है, उनका एक बॉस है। लेकिन जो साउथ का कस्टमर कंप्लेंट का डिपार्टमेंट है, वो मेन हेडक्वार्टर के कस्टमर कंप्लेंट को भी रिपोर्ट करता है। तो एक बंदा दो दो जगहों पे रिपोर्ट कर रहा है। प्रोज क्या होता है कि तो फ्लेक्सिबिलिटी, अडॉप्टेबिलिटी होती है, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग बेहतर हो जाती है। कौन ये है कि रिलेशनशिप कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, बंदे को पता नहीं चलता मेरा बॉस कौन है। ठीक है।
नेटवर्क बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या होता है? डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर वेयर ऑर्गेनाइजेशंस कोलैबोरेट विद द एक्सटर्नल पार्टनर्स. A decentralized structure where organizations collaborate with the external partners. Key characteristics are focus on external relationships and partnerships, allow for agility and leveraging external expertise. Pros are flexibility in accessing external sources. Cons क्या हैं? लिमिटेड कंट्रोल होता है. हम जब जूफोन में और टेलनार में काम करता था तो हमारी जो अपनी प्रोडक्ट थी उस पर हमें फुल कंट्रोल होता था. हमें पता था कि हमने अपने कस्टमर के साथ एथिकली बिहेव करना है, मसाइल नहीं होने चाहिए. लेकिन जब हम किसी दूसरे वेंडर का प्रोडक्ट लेते थे तो वो कुछ भी कर सकता था कस्टमर के साथ. तो उसमें लिमिट आपका जो है ना खो जाता है when you talk to the external people, external organization. टीम बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है हमारा. टीम्स आर प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? एम्प्लॉयज वर्क टुगेदर इन क्रॉस फंक्शनल टीम्स टू अचीव कॉमन गोल्स एंड एम्फसाइज ऑन कोलैबोरेशन एंड इनोवेशन. प्रोज क्या होते हैं टीम बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का? जो प्रो है, हाई कोलैबोरेशन एंड इनोवेशन, अडॉप्टेबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग. कौन क्या है? पोटेंशियल ओवरलैपिंग रिस्पांसिबिलिटीज डिफरेंट टीम में आ सकती हैं. Contemporary approaches to organizational hierarchy. Contemporary approaches to organizational design are innovative framework and methods that address the evolving dynamics of the modern business world. These approaches deviate from traditional hierarchies and adopt the new paradigms emphasizing flexibility, collaboration and agility. तो core concept we must understand कि जो organizations होती हैं हम कह सकते हैं या तो fragile होती हैं या agile होती हैं. फ्रजाइल क्या होती हैं? वोल्टाइल होती हैं, अनसर्टन होती हैं, कॉम्प्लेक्स होती हैं, एम्बिगुअस होती हैं. उसके बदले में जो एजाइल ऑर्गेनाइजेशंस वो क्या होती हैं? वो विजन रखती हैं, वो उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है, क्लैरिटी होती है, एजिलिटी होती है. तो हम ये कह सकते हैं वी से उनका क्या है? वोल्टाइल है. इनका जो है ना विजन है. विजन क्या करता है? इनकरेज क्लियर इंटेंडेड इंटेंट एंड डायरेक्शन. विजन से सबको क्लियर डायरेक्शन मिलता है. वोल्टाइल में क्या होता है? इंक्रीजिंग रेट ऑफ चेंज विदाउट अ क्लियर प्रिडिक्टेबल पैटर्न. उनका फ्रेजाइल ऑर्गेनाइजेशन है, किसी को पता नहीं. यू से हम यहाँ पे जो इजाइल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो क्या करती हैं? वो अंडरस्टैंड करती हैं, एक्सप्लोर द ऑप्शंस एंड रिकमेंडेशंस. अनसर्टन क्या जो युग अनसर्टन है, जो फ्रेजाइल ऑर्गेनाइजेशन का, वो क्या करता है? लैक द प्रेडिक्टेबिलिटी अबाउट द फ्यूचर एंड अननोन आउटकम्स. सी जो हमारे एजाइल ऑर्गेनाइजेशन का है उसका मतलब है क्लैरिटी, प्रोवाइड डीप लिसनिंग, एम्पैथी एंड सेटिंग. जब दूसरा जो सी है फ्रेजाइल ऑर्गेनाइजेशन का, वो क्या होता है? वो कॉम्प्लेक्स होता है, मैनी इंटरकनेक्टेड वेरिएबल्स इसमें होते हैं. ए एजाइल होता है, एजाइल का मतलब ट्राई हार्ड, फेल फास्ट एंड लर्न. जब एम्बिगुअस होता है, वो लिटिल क्लैरिटी अबाउट व्हाट रियल एंड व्हाट इज ट्रू. सो हमें पता चल गया कि फ्रेजाइल ऑर्गेनाइजेशन और एजाइल ऑर्गेनाइजेशंस में क्या कंसेप्ट है. ये कोर कंसेप्ट आपको समझने की जरूरत है जब आप मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस को समझने की कोशिश करते हैं. तो हम यहाँ पे इस तरह की भी हमारे पास कंसेप्ट्स हैं, जिसपे होलोक्रेसी का कंसेप्ट है. होलोक्रेसी इज अ सेल्फ मैनेजमेंट सिस्टम दैट रिप्लेसेस ट्रेडिशनल हायरार्की विद द डायनामिक स्ट्रक्चर ऑफ द सर्कल्स. इसकी जो की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या होती हैं? एम्पावर्स एम्प्लॉइज टू मेक डिसीजंस विद इन देयर रोल्स, प्रोमोट्स ट्रांसपेरेंसी एंड अडॉप्टेबिलिटी. कॉन्स क्या है? इनकरेज इन प्रो ये है कि इनोवेशन को इनकरेज करता है. कौन ये है? सारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल नहीं है, जैसे टेक्निकल टेक ऑर्गेनाइजेशन में ये बड़ा कॉमन है. एजाइल ऑर्गेनाइजेशंस का हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया है. एजाइल ऑर्गेनाइजेशन एम्फसाइज ऑन फ्लेक्सिबिलिटी, अडॉप्टेबिलिटी एंड फोकस ऑन कस्टमर नीड्स. की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं एजाइल ऑर्गेनाइजेशंस की? कि ये जो है ना इंक्रीमेंटल अप्रोच टू वर्क रखती हैं, क्रॉस फंक्शनल टीम में काम करती हैं. प्रो इनका रैपिड रिस्पांस टू द मार्केट चेंजेस है, एनहांसेस कस्टमर सेटिस्फेक्शन है. कल्चरल चेंज और इफेक्टिव लीडरशिप जो है ना इनका कौन हो सकता है. वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन आजकल नई ऑर्गेनाइजेशन का टर्म निकला हुआ है. वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट प्रीडोमिनेटली ऑनलाइन विद द डिस्ट्रीब्यूटेड वर्कफोर्स. की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं इनकी? जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड टीम्स होती हैं, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन. और प्रोज इनके क्या है? एक्सेस टू ग्लोबल टैलेंट पूल होता है, रिड्यूस्ड ओवरहेड कॉस्ट होता है. कॉन्स चैलेंजिंग टीम कोहेशन, कम्युनिकेशन, डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी. जो वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन आजकल बहुत कॉमन होती जा रही हैं. लोग अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में बैठ के पाकिस्तान में ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं. हमने देखा है कि प्रो में ये है कि ग्लोबल टैलेंट आपको मिल जाता है. कौन में ये है कि टीम को इकट्ठे बिठाना, उनकी कम्युनिकेशन करना आसान नहीं. अच्छा, आप ज़हन में लाइए, मैंने एक टेबल को बहुत एक्सप्लेन किया था, जिसमें मैंने कहा था कि फ्रेजाइल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, एजाइल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं. जो एजाइल ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके वी का मतलब है विजन, यू का मतलब अंडरस्टैंड, सी का मतलब क्लैरिटी, ए का मतलब एजिलिटी. और जो नो फ्रेजाइल होते हैं उनका जो है ना डिफरेंट मीनिंग है और टोटली गलत मीनिंग है. ठीक है. जो अब यहाँ पे हमने एक ग्राफ बनाया हुआ है जिसमें हम ये एक तरफ हमने लिया हुआ है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन, टॉप मैनेजमेंट के पास है या एम्प्लॉइज के पास है. दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वर्क फ्लो एंड डिसीजन मेकिंग, टॉप मैनेजमेंट के पास कितना है, एम्प्लॉइज के पास कितना है. ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन टॉप मैनेजमेंट के पास है
और जिनके पास वर्क फ्लो और डिसीजन एक्शन भी टॉप मैनेजमेंट के पास है, उन ऑर्गेनाइजेशंस को हम कहते हैं ट्रेडिशनल हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशंस। और इस ये ट्रेडिशनल हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें टॉप मैनेजमेंट के पास जो है ना वो है स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन भी है, और टॉप मैनेजमेंट के पास हम कह सकते हैं क्या है, वर्क फ्लो और डिसीजन भी है। तो ट्रेडिशनल हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे एम्प्लॉइज के पास रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन है, और जो है ना जो टॉप मैनेजर्स हैं उनके पास वर्क फ्लो और डिसीजन एक्शन है, तब भी हम उनको ट्रेडिशनल हायरार्की कहेंगे। लेकिन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे जो डायरेक्टिव स्ट्रेटजी है वो टॉप मैनेजमेंट के पास है, लेकिन वर्क फ्लो और डिसीजन मेकिंग जो है ना वो एम्प्लॉइज के पास है, तो उनको हम हॉरिजॉन्टल या फ्लैट ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पे स्ट्रेटजिक डायरेक्शन भी एम्प्लॉइज के पास हो, जहाँ पे एम्प्लॉइज इतना एम्पावर्ड है, वर्क फ्लो और डिसीजन मेकिंग भी उसके पास है, तो हम उनको लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि हॉरिजॉन्टल फ्लैट ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी होती हैं, ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी होती हैं, और लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी होती हैं। अच्छा, अब हमने काफ़ी सारी चीज़ें समझ ली हैं कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट थ्योरीज़ क्या है, कल्चर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है ऑर्गेनाइजेशंस के, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, प्रोसेस क्या है। अब हम थोड़ा-सा इस काबिल हो गए हैं कि अब हम एचआरएम को समझें, अब हम लोगों को रिक्रूट करें और ये देखें सिलेक्शन कैसे होती है, स्टाफिंग कैसे होती है, एम्प्लॉयी पावर्स कैसे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल पावर्स कैसे अचीव किए जाते हैं। सो मूविंग टुवर्ड्स द एचआरएम सेक्शन। एचआरएम होता क्या है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फोकसेस ऑन एक्वायरिंग, डेवलपिंग, मोटिवेटिंग and retaining employees to achieve organizational objectives. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में एक फंक्शन है मैनेजमेंट का जिसका काम एम्प्लॉइज को एक्वायर करना, उनको डेवलप करना, मोटिवेट करना, ट्रेन करना और रिटेन करना, ताकि वो कंपनी के लिए मोटिवेट रह के काम करते रहे, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव होता रहे। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, वैसे तो ये डिस्कशन का पॉइंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मैटर करता है, दुनिया का हर बंदा इस बात से मुत्तफिक है। राइट पीपल राइट जॉब के लिए होते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हम इसलिए पढ़ते हैं, इसलिए जरूरी है। एम्प्लॉय मोटिवेशन, एम्प्लॉइज को मोटिवेट करना पड़ता है, हायर प्रोडक्टिविटी उनसे लेनी पड़ती है, और अच्छे एम्प्लॉइज कंपनीज के लिए कंपेटिटिव एडवांटेज होते हैं। अगर एचआर टीम स्ट्रांग है तो वो स्ट्रांग वैल्यूएबल एम्प्लॉइज को रखता है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा टॉप पे रखती है। तो ऑब्जेक्ट एचआर के ऑब्जेक्टिव्स भी यही होते हैं कि इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर, जो मैन पावर जो ह्यूमन है उसको आपने अच्छे से यूज करना है। एम्प्लॉय डेवलपमेंट, एम्प्लॉय की ग्रोथ होनी चाहिए, इंडस्ट्री के साथ आपकी हार्मनी होनी चाहिए, और ऑर्गेनाइजेशन की भी ग्रोथ होनी चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का स्कोप क्या है? बहुत जरूरी है ये चीज कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या करता है, प्लानिंग करता है कि कितना एम्प्लॉय चाहिए, कहाँ कितना एम्प्लॉय चाहिए, फिर उसको रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का सारा प्रोसेस भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के पास है, फिर उसकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी एचआरएम के पास है, परफॉर्मेंस अप्रेजल भी उनके पास है, कंपनसेशन भी उसके पास है। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, कंपनसेशन, ये सारे काम क्या है, स्कोप ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आते हैं। अच्छा, एक पर्सनल मैनेजमेंट एचआरएम, इसको आप अक्सर डिस्कस आप करते होंगे, एचआर के लोग डिस्कस करते हैं। एचआरएम इज अ स्ट्रेटेजिक पीपल ओरिएंटेड, व्हाइल पर्सनल मैनेजमेंट इज एडमिनिस्ट्रेटिव रूल ओरिएंटेड। ठीक है, तो एचआर एक बहुत बड़ा फंक्शन है जिसमें एम्प्लॉइज की टोटल केयर आता है, कल्चर आता है, एनवायरनमेंट आता है, ट्रेनिंग डेवलपमेंट आता है। लेकिन पर्सनल मैनेजमेंट ये है कि कहीं पे भी जैसे सिक्योरिटी गार्ड्स का कुछ आप लोग डील करते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करते हैं, वो थोड़ा सा लिमिटेड ऑप्शन होता है, रूल ओरिएंटेड आपका रोल आ जाता है। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, एस्टिमेटिंग फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स नीड्स, प्लानिंग रिक्रूटमेंट एंड डेवलपमेंट के लिए ऑब्वियसली ह्यूमन रिसोर्स को प्लानिंग करनी पड़ती है। रिक्रूटमेंट क्या होता है? प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फॉर जॉब पोजीशंस। एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम एचआर में यूज करते हैं, सिलेक्शन। इसका मतलब होता है चूजिंग द मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट थ्रू टेस्ट, इंटरव्यूज एंड इवैल्यूएशंस। एचआर में एक और कंसेप्ट बहुत ज्यादा यूज होता है, दैट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इट मींस इंप्रूविंग द एम्प्लॉय स्किल्स, नॉलेज एंड एबिलिटीज। एचआर में एक और कंसेप्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल हमने यूज किया है, वो है सिस्टम इवैल्यूएशन ऑफ एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। और डिजाइनिंग फेयर एंड मोटिवेटिंग पे एंड रिवार्ड, ऑब्वियसली कंपनसेशन मैनेजमेंट भी काम है ऑर्गेनाइजेशंस का। जो एचआर है, एचआर का काम ये भी है, एनकरेज एम्प्लॉइज टू परफॉर्म देयर बेस्ट, एम्प्लॉय एंगेजमेंट, बिल्डिंग इमोशनल कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज टुवर्ड द ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इंटरनेशनली एक स्टडी होती है जिसमें एम्प्लॉय एंगेजमेंट को बहुत ज्यादा देखा जाता है। ये कंपनीज ने प्रूव किया है, ओवर द ईयर रिसर्चर्स ने भी प्रूव किया है कि जो एम्प्लॉइज एंगेज्ड होते हैं दे परफॉर्म वेल। सो चाइना में लोग कम एंगेज्ड हैं, अमेरिका में लोग कम एंगेज्ड हैं, जिन कंपनीज में फील होता है एम्प्लॉइज को कि हमारी अपनी कंपनी है, वहाँ पे वो अच्छा काम करते हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशंस, मेंटेनिंग हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज। एचआरएम फॉर स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली आप अपने करियर प्रिपरेशन करें, अंडरस्टैंडिंग द वर्कप्लेस एंड बिहेवियर, प्रोफेशनल स्टाइल मैनेजमेंट, लीडरशिप डेवलपमेंट में
काम कर सकते हैं। अच्छा, डिजिटल एरा अब आ रहा है, इस तरह के बहुत से टूल आ रहे हैं, जैसे वर्कडे है, एचआरएम एनालिटिक्स आ रही हैं, डिजिटल एचआर सिस्टम्स आ रही हैं। एथिक्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं एचआर में, फेयर ट्रीटमेंट करना है, अपने एम्प्लॉइज का इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है और उनकी प्राइवेसी का ख्याल करना है। आजकल एचआर को बड़े चैलेंजेस हैं, टैलेंट रिटेंशन बड़ा मसला है, स्किल गैप है, वर्कफोर्स में डाइवर्सिटी होती जा रही है। और एचआर के बेनिफिट्स जरूर हैं कि अपनी कंपनी में, ये आप सोचे नहीं कि एचआर के बगैर तो कंपनी चल नहीं सकती। तो हायर प्रोडक्टिविटी होती है एम्प्लॉइज की, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन होती है, ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस होती है। तो हम जब एचआर के सेक्शन को देखते हैं तो हमने की ये सीखा कि एम्प्लॉइज जो है ना एसेट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और स्ट्रेटेजिक एचआरएम हमेशा जो है ना परफॉर्मेंस ड्राइव करती है। समराइज अगर करें एक ही जगह पे तो हम कह सकते हैं कि एचआर का फंक्शन है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय रिलेशंस। अच्छा, एचआर में ना डिफरेंट किस्म की थ्योरीज हैं, थोड़ा बहुत हम इनको देखते हैं कि जी मैस्लोज हायरार्की थ्योरी, पहले भी हमने इसको डिस्कस किया, लेकिन हम एचआर के पर्सपेक्टिव से अब देखते हैं। फिर हर्सबर्ग टू फैक्टर थ्योरी है, फिर एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है। मैस्लोज हायरार्की थ्योरी क्या कहती है कि आपने बेसिक नीड्स का ख्याल करना है। यही रीजन है कि जब आप लोअर लेवल पे जैसे सिक्योरिटी गार्ड किसी को रखते हैं तो आप कहते हैं जी हमारे पास रिहाइश भी है। बट व्हेन यू हायर अ पर्सन जिसकी 4-5 लाख रुपए सैलरी है, तो फिर आप उसको कहते हैं कि यार घर खुद ही मैनेज कर लेगा, गाड़ी उसके पास तो हो गई होगी, लेकिन आप उसको बड़ा ओहदा देते हैं, बड़ा दफ्तर देते हैं और वहां पे उसकी सेल्फ स्टीम का ख्याल करते हैं। तो हमने जब मैस्लोज हायरार्की देखा था, बेसिक नीड्स, फिर सोशल नीड्स, फिर उसके बाद उसकी सेल्फ स्टीम की नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं मैस्लो हायरार्की थ्योरी में जो हमने लिखा वो ये है कि बेसिक नीड ऑफ बेसिक नीड्स टू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अंडरस्टैंडिंग एम्प्लॉय मोटिवेशन। देखना है कि एम्प्लॉय किस चीज से मोटिवेट होता है। जिसके पास रोटी नहीं है तो वो रोटी से मोटिवेट होगा, जिसके पास रोटी है तो उसको सेफ्टी चाहिए, जिसके पास सेफ्टी है तो उसको सोशल स्टेटस चाहिए, जिसके पास स्टेटस है उसको सबसे बेस्ट बनना है, सेल्फ स्टीम है, जिसके पास सेल्फ स्टीम है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन चाहता है। तो एचआर का काम है समझना कि एम्प्लॉय किस चीज से मोटिवेट होता है। Psychological safety, social esteem, and self-actualization form a hierarchy. Recognizing and addressing these needs can enhance employee satisfaction and motivation, highlighting the importance of understanding individual needs in the workplace. ठीक है, ये मैस्लो हमें हेल्प करता है। हर्सबर्ग टू फैक्टर थ्योरी क्या करता है? हाइजीन फैक्टर्स एंड motivator influencing job satisfaction. Hygiene factors job context and prevent dissatisfaction but do not motivate. Motivator job content contribute to the job satisfaction and motivation. Emphasize the role of both factors in creating positive workplace. ठीक है, हाइजीन फैक्टर क्या होता है? जॉब कंटेक्स्ट होता है जो एम्प्लॉय को कोशिश करता है कि वो डिससेटिस्फाई ना हो। मोटिवेटर उसकी जॉब का कंटेंट होता है, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन होती है जिससे उसको जॉब सेटिस्फेक्शन मिले। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी होती है, वो ये कहती है एम्प्लॉइज आर मोटिवेटेड बाय द बिलीफ दैट एफर्ट लीड टू परफॉर्मेंस which can lead to desired outcome. Employees consider that their efforts will lead to the successful performance. Successful performance will result in the desired outcomes or reward, highlighting the importance of the clear expectation, performance recognition and reward system. Employee काम करता है, अगर उसको पता चले मेरे काम का मुझे रिवार्ड ही नहीं मिलता, कहीं मेरी रिकॉग्निशन ही नहीं है, तो वो काम क्यों करेगा? तो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ये कहती है कि ये आप इंश्योर करें कि एम्प्लॉय को उसके काम का रिवार्ड मिल रहा है। मौजूदा जो एचआरएम के ट्रेंड्स हैं, ऑब्वियसली इसमें टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन है, लिवरेजिंग एचआरआईएस ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम्स आ रही हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क के लिए एचआरआईएस के सिस्टम्स हैं जो कि आपको टाइम और रिसोर्स बताती हैं। एनहांसिंग डाटा सिक्योरिटी, एक्यूरेसी एंड एक्सेसिबिलिटी करती हैं। इंप्रूविंग कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन थ्रू इंटीग्रेटेड एचआर टेक्नोलॉजीज। रिमोट वर्क पॉलिसीज आ रही हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, जो मौजूदा ट्रेंड है। एड्रेसिंग द शिफ्ट टूवर्ड्स रिमोट वर्क एंड फ्लेक्सिबिलिटी schedules, developing comprehensive remote work policies to ensure productivity and accountability, utilizing virtual collaboration tools for seamless communication, or balancing flexibility with organizational needs to create a sustainable remote work environment. Obviously, एचआर का तीसरा नया ट्रेंड है डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, और चौथा है एम्प्लॉय वेलबींग प्रोग्राम्स भी डिफरेंट जगहों पे कंपनीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो चैलेंजेस हैं वो कल्चरल सेंसिटिविटी का है, लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस की इश्यूज हैं, टैलेंट रिटेंशन का इशू है। अच्छा, अब जब तो हमने एचआर को समझ लिया, अब हमने लोगों को ऑनबोर्ड भी कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, अब कंपनी हमारी चल रही है, ठीक है। हमने शुरू कहाँ से किया था? मैनेजमेंट क्या है, थ्योरीज क्या है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बनाया, कंपनी का गोल बनाया, स्ट्रक्चर उसके समझे, फिर उसके बाद स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस बनाया, प्रोसेस के बाद एचआर को समझा, अब समझे एचआर काम कर रहा है। अब ऑर्गेनाइजेशंस में भी क्या होता है? पावर एंड पॉलिटिक्स इन द ऑर्गेनाइजेशंस, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। मोटिवेशन थ्योरीज हमने जो है ना पहले से एक्सप्लेन कर दी हैं। तो इन मोटिवेशन ऑब्वियसली एक चीज होती है जो रेफर्स टू द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस स्टिमुलेट पीपल टास्क, ये हमने पहले से एक्सप्लेन किया हुआ है।
मोटिवेशन परफॉर्मेंस इंप्रूव करती है, डिफरेंट मोटिवेशन थ्योरीज हमने देखी हैं। अच्छा, हमने टाइप्स ऑफ मोटिवेशन में इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन को भी देखा हुआ है। इंट्रिंसिक होती है इंटरनल फैक्टर्स की वजह से एक बंदा मोटिवेट होता है, एक्सटर्नल होता है एक्सटर्नल फैक्टर्स की। इंट्रिंसिक मतलब एक बंदा खुद चाहता है मैं स्किल्ड हूँ, वो खुद से सीखे। एक्सट्रिंसिक मतलब उसको पैसे मिलते हैं कोई काम करने के, तो वहां से उसको मोटिवेशन आती है। ठीक है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन, इंटरनल सेटिस्फैक्शन, इंटरेस्ट और एंजॉयमेंट ऑफ टेक इटसेल्फ। एक्सट्रिंसिक क्या होता है? ड्रिवन थ्रू द एक्सटर्नल रिवार्ड सच एज सैलरी, बोनस, प्रमोशन एंड रिकॉग्निशन। मैस्लोज को हमने बड़ा अच्छा लिस्ट किया, साइकोलॉजिकल सेफ्टी, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और मैस्लोज थ्योरी ऑब्वियसली प्रैक्टिकली ऑर्गेनाइजेशंस को यूज करनी है। हर्जबर्ग की टू फैक्टर्स की थ्योरी को हमने देखा, हाइजीन फैक्टर्स को हमने देखा, थ्योरी एक्स वाई को भी हमने एक्सप्लोर किया। मैकलैंड थ्योरी ऑफ नीड्स को भी हमने किया है कि लोगों को नीड फॉर अचीवमेंट होती है, नीड फॉर पावर होती है, नीड फॉर एफिलिएशन होती है। अगर एचआर का जो सिस्टम है इनको एड्रेस करता है तो कंपनीज अच्छे से रहती हैं। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी भी हमने देखा है कि एम्प्लॉइज को पता चले कि मेरे एफर्ट और परफॉर्मेंस का रिवार्ड मिलता है तो वो मोटिवेट होते हैं, नहीं तो वो नहीं होते। सो सारी मोटिवेशन थ्योरीज इंपॉर्टेंट है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम मोटिवेशन रियल लाइफ देखें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में बड़ा यूज होता है। तो स्टूडेंट क्या करें? अपने लिए गोल सेटिंग करें, सेल्फ डिसिप्लिन करें, एकेडमिक अचीवमेंट्स अपनी बेहतर करें, प्रोफेशनल्स परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट करें, करियर ग्रोथ और लीडरशिप में इसको यूज कर सकते हैं। एम्प्लॉय एंगेजमेंट मोटिवेशन एम्प्लॉयज की बढ़ाती है, पर्पस ड्रिवन वर्क हो, एआई बेस्ड परफॉर्मेंस ट्रैकिंग से भी। कॉमन मिस्टेक्स जो लोग वो करते हैं, पैसे पे बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं, इंडिविजुअल नीड्स को नहीं देखते, पुअर फीडबैक करते हैं, तो ये एचआर को नहीं करना चाहिए। मोटिवेशन ड्राइव्स बिहेवियर, वन थ्योरी डज नॉट फिट ऑल, मैनेजर्स मस्ट अडॉप्ट। ठीक है। तो नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे हमने कहा था पावर एंड पॉलिटिक्स का भी हमने टॉपिक डिस्कस करना है, उसको थोड़ा सा हमने डिस्कस करने से पहले ये जरूर देखना था कि एम्प्लॉय की मोटिवेशन क्या होती है। एक जॉब में एक चीज हमने देखी, उसकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होती है। कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज को समझने के लिए हमें ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से हेल्प लेना पड़ता है, जिसमें हमने साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, कम्युनिकेशन स्टडीज ये हम पढ़ाते हैं मैनेजमेंट साइंसेस के लोगों को, उनको ये चीजें आनी चाहिए। तो पहली चीज हम ये कहते हैं कि जो साइकोलॉजी होती है वो कैसे हमारे जो मैनेजमेंट है उसको हेल्प करती है, लोगों को समझने में। साइकोलॉजी परसेप्शन में हेल्प करती है, पर्सनैलिटी समझने में हेल्प करती है, मोटिवेशन और लर्निंग में हेल्प करती है। सोशियोलॉजी हम पढ़ाते हैं बच्चों को। सोशियोलॉजी जो मैनेजर्स हैं, मैनेजमेंट है, वो जानते हैं नेचर ऑफ फंक्शन, नेचर जिस तरह ग्रुप्स कैसे काम करते हैं, इंडिविजुअल कैसे काम करते हैं। एक मैनेजर ग्रुप से और तरीके से बात करता है, इंडिविजुअल से और तरीके से बात करता है। एंथ्रोपोलॉजी में कल्चर, नॉर्म, वैल्यूज ये भी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए आपको समझनी है। पॉलिटिकल साइंस में पावर एंड पॉलिटिक्स इन ऑर्गेनाइजेशंस ये भी आपने देखना है। और कम्युनिकेशन स्टडीज में आपने नेचर ऑफ कम्युनिकेशन को भी समझना है। तो एक एक सब्जेक्ट का आपको थोड़ा बहुत पता हो ताकि आप बेहतर तौर पर लोगों को मैनेज कर सकें। सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में ये चीज समझना जरूरी है कि साइकोलॉजी ऑफ 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 योर सबॉर्डिनेट क्या है, साइकोलॉजी ऑफ बॉस क्या है। साइकोलॉजी कहते हैं द साइंस दैट सीक्स टू मेजर, एक्सप्लेन एंड समटाइम्स चेंज द बिहेवियर ऑफ द ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स। यूनिट ऑफ एनालिसिस का इंडिविजुअल होता है, कंट्रीब्यूशन टू ओबी क्या होता है, लर्निंग, मोटिवेशन, पर्सनैलिटी, इमोशंस, परसेप्शन, ट्रेनिंग, लीडरशिप, इफेक्टिवनेस, जॉब सेटिस्फैक्शन, individual decision making, performance appraisals, attitude measurement, employee selection, work design और work stress। सोशियोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वालों को जानना चाहिए। अभी हम थोड़ा सा बेसिक देख रहे हैं, लेकिन इसकी डिटेल्ड मेरी डिटेल्ड कोर्स में है, ताकि आप ह्यूमंस को अच्छे से समझ सकें और मैनेज कर सकें और उनसे काम ले सकें, सबसे बढ़कर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस के लिए। सोशियोलॉजी एंड एरिया within psychology that blends concepts from the psychology and sociology and that focuses on influence of people ऑन वन अनदर। यूनिट ऑफ एनालिसिस का ग्रुप होता है। साइकोलॉजी का यूनिट ऑफ एनालिसिस क्या था? इंडिविजुअल था। सोशियोलॉजी का जो सोशल साइकोलॉजी है उसका जो यूनिट ऑफ एनालिसिस है वो ग्रुप है। बिहेवियर चेंज, एटीट्यूड चेंज, कम्युनिकेशन, ग्रुप प्रोसेस। सोशियोलॉजी इज स्टडी ऑफ द पीपल इन रिलेशन टू देयर फेलो ह्यूमन बीइंग्स। यूनिट ऑफ एनालिसिस ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम्स ग्रुप होते हैं, जैसे हमने पहले कहा था। ओबी में क्या होता है, हमने समझना है इसलिए ताकि हमें ग्रुप डायनामिक्स, वर्क टीम्स, कम्युनिकेशन, पावर, कॉन्फ्लिक्ट, इंटर ग्रुप, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, ऑर्गेनाइजेशनल टेक्नोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का पता चल सके। एंथ्रोपोलॉजी भी हम थोड़ा बहुत मैनेजमेंट के जो लोग को पता होना चाहिए। द स्टडी ऑफ सोसाइटीज टू लर्न अबाउट ह्यूमन बीइंग एंड देयर एक्टिविटीज। यूनिट ऑफ एनालिसिस का क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम ग्रुप होता है। वही ये ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में, एनवायरनमेंट में, कंपैरेटिव वैल्यूज में, कंपैरेटिव एटीट्यूड्स में और क्रॉस कल्चर एनालिसिस में हेल्प करता है। So, few absolutes in the OB, situational factors that make
the main relationship between two variable change. For example, the relationship may hold for one condition but not for others. ठीक है, contingency variable in American culture, in Iranian or Australian culture. ठीक है, तो डिफरेंट कल्चर्स में हम जो है ना डिफरेंट तरीके से लोग बिहेव करते हैं, इसको भी समझने की जरूरत होती है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड मैनेजमेंट प्रोसेस, मैनेजमेंट फंक्शंस हमने कहा था यही है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। रिसोर्सेज यूज्ड बाय मैनेजर्स, ह्यूमन, फाइनेंशियल, अभी फिजिकल और इंफॉर्मेशन यूज करते हैं लोग। मैनेजमेंट फंक्शंस का क्या होता है, प्लानिंग में क्या होता है, डिटरमाइनिंग एन ऑर्गेनाइजेशनल डिजायर फ्यूचर पोजीशन एंड द बेस्ट मींस ऑफ गेटिंग देयर। ऑर्गेनाइजिंग में डिजाइनिंग जॉब्स आ जाते हैं, ग्रुप्स आ जाता है, लीडिंग में गेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स आ जाता है, कंट्रोलिंग में मॉनिटरिंग आ जाता है। इसको हमने पहले से अच्छा डिस्कस किया हुआ है। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड मैनेजर जॉब क्या होता है, इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल और डिसीजन मेकिंग में जो है ना बेसिक मैनेजरियल रोल होता है। और इंटरपर्सनल को हमें थोड़ा सा देखना है, इंफॉर्मेशनल को देखना है, थोड़ा सा डिसीजन को देखना है, क्योंकि जब हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को देख रहे हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि मैनेजर्स ने क्या करना है। सो इंटरपर्सनल क्या होता है, फिगर हेड लीडर होता है जो मैनेजर होता है। एम्प्लॉय की जो सरमनी है वो रिटायरमेंट वाली, उनको अटेंड करता है, प्रोडक्टिविटी उनकी इंक्रीज करने के लिए उनको इनकरेज करता है, कोऑर्डिनेट करता है डिफरेंट कमिटीज के साथ। इंफॉर्मेशनल में मॉनिटर, डिसमिनेटर और स्पोक्स पर्सन होता है, बिजनेस की इंफॉर्मेशन अपने लोगों को प्रोवाइड करता है। और डिसीजन मेकिंग में वो एंटरप्रेन्योर के तौर पर होता है, तो डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर और नेविगेटर के तौर पर काम करता है एक मैनेजर। सो क्रिटिकल मैनेजरियल स्किल्स जो लोगों को चाहिए होते हैं, वन ऑफ द कोर थिंग ऑफ आवर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज दैट पीपल नीड टेक्निकल, इंटरपर्सनल, कंसेप्चुअल एंड डायग्नोस्टिक स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स का मतलब ये है कि नेसेसरी स्किल्स टू अकम्प्लिश स्पेसिफिक टास्क विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इंटरपर्सनल का मतलब होता है स्किल्स यूज टू कम्युनिकेट विद, अंडरस्टैंड एंड मोटिवेट इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स। कंसेप्चुअल का मतलब होता है स्किल्स यूज्ड इन abstract थिंकिंग। और डायग्नोस्टिक का मतलब होता है स्किल्स टू अंडरस्टैंड कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, कि ये करूंगा तो ये होगा, ठीक है, या इसके साथ ये हुआ है तो अब ये इसलिए ये कर रहा है। तो ये समझना बड़ा जरूरी है मैनेजर्स के लिए। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के लिए हम कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फील्ड, इंटरडिसिप्लिनरी इन फोकस, डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, बेसिक कंसेप्ट ऑफ द फील्ड, इंडिविजुअल प्रोसेसेस, इंटरपर्सनल प्रोसेस, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस। अच्छा, हम ओबी को ना बहुत बेसिक लेवल पे ले रहे हैं कि हमने इंडिविजुअल्स के ये वाले एस्पेक्ट देखने हैं, पर्सनैलिटी, मोटिवेशन, परसेप्शन, स्ट्रेस मैनेजमेंट। ग्रुप लेवल पे हमने लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, पावर एंड पॉलिटिक्स, नेचर एंड फंक्शंस ऑफ द ग्रुप देखने हैं। और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हमने ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स और बिजनेस कम्युनिकेशन को देखना है। अच्छा, मेथड्स जिससे हम समझते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर लोगों का, उनमें केस स्टडीज, सर्वे रिसर्च, क्वालिटेटिव, एक्सपेरिमेंटल एंड ऑब्जर्वेशनल रिसर्च है। अच्छा, अल्टीमेटली जब हम एक ह्यूमन को समझते हैं, उसके डिजायर्स को समझते हैं, तो हमने पावर एंड पॉलिटिक्स इन ऑर्गेनाइजेशन भी हमें समझना पड़ता है। सो पावर क्या होता है, व्हाट इज पावर? पावर इज बेसिकली अबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर बिहेवियर, डिसीजंस एंड एक्शंस। पॉलिटिक्स इज द यूज ऑफ पावर to gain the advantage, achieve objectives, and manage relationship with the organizations. तो importance of understanding power and politics ये बहुत जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन में। ऑब्वियसली पावर एंड पॉलिटिक्स होता है, पावर एंड पॉलिटिक्स आर इनहेरेंट इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन डायनामिक्स। लीडर्स एंड मैनेजर्स must comprehend these concepts to navigate organization. टाइप्स ऑफ पावर हमारे पास 6 होती हैं। जो सबसे पहला पावर होता है लेजिटिमेट पावर होता है, जो इंडिविजुअल की पोजीशन, रोल और टाइटल से आता है। और ये लेजिटिमेट पावर है, यानी एक ऐसा पावर है जिसको वो ओन करता है, जिसको वो एक्सरसाइज कर सकता है। ये फॉर्मल अथॉरिटी होती है जो ऑर्गेनाइजेशन देती है। दूसरा रिवार्ड पावर होता है, कुछ लोगों के पास ये पावर होता है कि वो रिवार्ड दे सकते हैं, जैसे एचआरएम के लोग होते हैं, फाइनेंशियल प्रमोशन, रिकॉग्निशन वगैरह। कुछ लोगों के पास कोरेसिव पावर्स होता है कि समथिंग नेगेटिव राइजेस, जैसे हरासमेंट की कंप्लेंट आ जाती है, कोई नेगेटिव सिचुएशन हो जाती है, तो वहां पे वो सजा दे सकते हैं। पनिशमेंट का पावर कुछ लोगों के पास यूज हो जाता है कुछ चीजों को डिस्करेज करने के लिए। जैसे कि कोई बंदा सिगरेट है या अगर ऐसी अनएथिकल एक्टिविटी में है, तो एक कमेटी हो सकती है, एक डिपार्टमेंट हो सकता है जो इस तरह के पनिशमेंट पावर रखता हो। एक्सपर्ट पावर, कुछ लोगों के पास एक्सपर्ट पावर, नॉलेज, स्किल होता है, उसके बेस पे उनको इज्जत मिलती है, बेस्ड ऑन देयर कॉम्पिटेंस। लोग उनकी बात मानते हैं, मैनेजर्स भी उनकी बात मानते हैं। रेफरेंट पावर बिल्ड ऑन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड पर्सनल charisma. People are influenced by the individual they admire and respect. Sources of power in leadership, पर्सनल सोर्स, ठीक है ना, पर्सनल क्वालिटीज भी एक बंदे की जो है ना वो उसको लीडर बनाती हैं ऑर्गेनाइजेशंस में। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स हम देखते हैं इंफॉर्मेशनल पॉलिटिक्स में, कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पावर, कंट्रोलिंग और मैनिपुलेटिंग इंफॉर्मेशन टू इन्फ्लुएंस डिसीजंस। और कोलिशन पॉलिटिक्स के लिए लोग करते हैं, फॉर्मिंग अलायंसेस एंड पार्टनरशिप्स टू स्ट्रेंथन वन्स पोजीशन,
और स्ट्रक्चरल पॉलिटिक्स यूटिलाइजिंग द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टू गेन पावर एंड कंट्रोल। पर्सनल पॉलिटिक्स ये होता है कि बंदा अपने पर्सनल और सेल्फ इंटरेस्ट के लिए ऑर्गेनाइजेशन को यूज करे। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का, वो है कन्फ्लिक्ट एंड नेगोशिएशन। कन्फ्लिक्ट क्या होता है? कन्फ्लिक्ट इज अ प्रोसेस इन विच वन पार्टी परसीव्स इट्स इंटरेस्ट आर बीइंग अपोज्ड और नेगेटिवली इफेक्टेड बाय द अनदर पार्टी। किसी को लग रहा हो कि दूसरा बंदा मेरा जो है ना हक खा रहा है, या मेरे जो हकूक है उन पे वो असरअंदाज हो रहा है, तो तब जाके क्या होता है, कन्फ्लिक्ट राइज होता है। कन्फ्लिक्ट जब ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो लाजमी होना है, इसे अवॉइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्योंकि हर बंदे का अपना गोल है, हर बंदे का अपना पर्सपेक्टिव है, हर बंदे का अपना बैकग्राउंड है। तो हम काजेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट जानने की कोशिश करते हैं, क्या क्या हो सकते हैं। एक तो ये है कि डिफरेंट इंटरेस्ट हो सकता है, रिसोर्सेज बड़े लिमिटेड हो सकते हैं, कम्युनिकेशन बैरियर्स हो सकते हैं, स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं। ऑब्वियसली एम्प्लॉय ऑफ द ईयर एक बनेगा, बेस्ट बोनस एक बंदे को मिल सकता है, तो उस वजह से ये अंडरस्टूड है कि कन्फ्लिक्ट होंगे। तो लेकिन कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का एक प्रोसेस होता है जिसमें हम पहले देखते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि रिकॉग्नाइज द प्रेजेंस ऑफ कन्फ्लिक्ट एंड इट्स सोर्सेस। दूसरा एनालिसिस करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि नेचर ऑफ द कन्फ्लिक्ट क्या है। तीसरे में हम क्या करते हैं कि हम रेजोल्यूशन ऑफ द स्ट्रेटजीज, कोलैबोरेशन, कंप्रोमाइज, अकोमोडेशन, कंपटीशन और अवॉइडेबल सिचुएशन में जाते हैं ताकि हम उसको रिजॉल्व कर सकें। अच्छा, टाइप्स ऑफ कन्फ्लिक्ट में हमने कहा ना कि 6 टाइप्स हैं। पहली है टास्क कन्फ्लिक्ट, डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, आइडियाज होते हैं, किसी भी काम के हवाले से लोगों के उसमें कन्फ्लिक्ट आ सकता है, और डिसीजन मेकिंग जो है ना बेहतर हो सकती है और क्रिएटिविटी यूज हो सकती है अगर उस कन्फ्लिक्ट को सही से यूज किया जाए। रिलेशनशिप कन्फ्लिक्ट हो जाता है, ठीक है, लोगों के पर्सनल डिफरेंसेस होते हैं, तो ये टीम वर्क में नेगेटिवली काम खराब कर सकता है। लेकिन अगर मैनेजर की एबिलिटी हो तो ये ओवरऑल कोलैबोरेशन में हेल्प करवा सकता है उस कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करके। प्रोसेस कन्फ्लिक्ट हो सकता है, लोग डिसएग्रीमेंट करें कि नहीं जी, ये हमारे डिपार्टमेंट से होकर जाना है, ये उधर से जाना है। इंट्रा ग्रुप भी कन्फ्लिक्ट हो सकता है, टीम और डिपार्टमेंट्स के बीच में भी इश्यूज हो सकते हैं। इंटर ग्रुप भी हो सकते हैं, क्लैशेस बिटवीन द डिफरेंट टीम्स भी हो सकती हैं कि एचआर की जो टीम है उसका जो है ना फाइनेंस के साथ मसला है, इस तरह के भी कन्फ्लिक्ट होते हैं। कल्चरल कन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं कि डिफरेंट वैल्यूज होती हैं, डिफरेंट कम्युनिकेशन होती हैं। जब आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं जिसमें डिफरेंट कल्चर, डाइवर्स कल्चर्स के लोग हों, तो वहाँ कन्फ्लिक्ट होता है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अब हमें थोड़ा पता चल गया कि जी पावर क्या है, कन्फ्लिक्ट क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट भी इस क्रैश कोर्स में हमने डिस्कस करना है। Control processes and standards. Understanding the control processes. Control processes involve the systematic monitoring and adjustment of organizational activities to ensure that operations align with the organizational goals and objectives. हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड्स कर सेट करते हैं कि established benchmark standards to measure the performance. Standards serve as the reference points for the evaluating and measuring performance. They provide a basis for comparison and help identify the deviation from expected outcomes. Example of standards includes quality benchmark, financial targets and time schedule। ठीक है, तो एक कंट्रोल प्रोसेस है कि आप ऑब्वियसली सरेआम लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन तो हवाले नहीं कर सकते, आपने कैपिटल दिया, उनको इन्वेस्टमेंट दी, आप सेंटर स्टैंडर्ड्स को रखते हैं उसके लिए। अच्छा, कंट्रोल की डिफरेंट टाइप्स होती हैं कि आप क्या सकते हैं, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल आप कर सकते हैं, कंकरेंट कंट्रोल आप कर सकते हैं और फीडबैक कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहली चीज है जी फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, एंटिसिपेटिंग एंड प्रिवेंटिंग पोटेंशियल इश्यूज बिफोर दे अराइज। दूसरा होता है कंकरेंट कंट्रोल, मॉनिटरिंग एक्टिविटीज इन रियल टाइम, इंश्योरिंग दे अलाइन विद द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। दूसरा है फीडबैक, असेसिंग द सिचुएशन वंस समथिंग अराइज। तो स्टाफिंग प्रोसेस हमारा एक कोर कंसेप्ट है, इसको हम देखते हैं क्योंकि एचआर जो मैनेजमेंट का एक काम है स्टाफिंग। स्टाफिंग इन्वॉल्व्स द एक्विजिशन, deployment and retention of individuals within an organization to achieve its objectives. Staffing plays a crucial role in our organizational success. हाँ, ये एचआरएम का एक फंक्शन हम स्टाफिंग को कह सकते हैं। तो उसमें 8 स्टेप्स हैं, तो ये समझने की हमारे पास जरूरत है। तो सबसे पहले स्टाफिंग क्या करता है, मैन पावर प्लानिंग करता है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, placement, training and development, performance appraisal, compensation, benefits, and employee retention. Key components of staffing: alignment with the organizational goals, continuous improvement, legal compliance. स्टाफिंग में ऑब्वियसली organization को इश्यूज आते हैं, टैलेंट शॉर्टेज, एम्प्लॉय टर्नओवर, डाइवर्सिटी। टेक्नोलॉजी यूज होता है स्टाफिंग के लिए, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, आजकल लोग टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, कंटिन्यूस लर्निंग कर रहे हैं, एम्प्लॉय रिटेंशन कर रहे हैं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।